नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ हेली सेवा के लिए तीसरे चरण की बुकिंग आज से शुरू। तो वहीं 8 से 10 मई तक के लिए टिकट बुकिंग होगी। तो वहीं IRCTC की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बुकिंग दोपहर 2 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई। तो वहीं IRCTC ने अंतिम समय पर निरस्त होने वाली टिकटों के लिए उपलब्ध होने वाली सीटों के लिए भी यात्रियों से वेबसाइट पर नजर रखने को कहा है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर 26 फर्जी कंपनियों की लिस्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने को भी कहा है। तो केदारनाथ हेली सेवा के तीसरे चरण की बुकिंग की शुरुआत आज दोपहर 2 बजे से हो चुकी है। आपको बता दें कि IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है और इस दौरान IRCTC की तरफ से फर्जी कंपनियों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि 26 फर्जी कंपनियों की लिस्ट भी जारी की गई है। चारधाम यात्रा मार्गों पर पशु क्रूरता को रोकने के लिए सरकार ने घोड़े खच्चरों के संचालन की मानक प्रचालन प्रक्रिया के लिए SOP भी जारी किया है। आपको बता दें कि जारी की गई SOP में केदारनाथ यात्रा पर गौरीकुंड से केदारनाथ तक 19 किलोमीटर तक 5000 घोड़े खच्चरों का संचालन होगा, जबकि हेमकुंड साहिब के लिए 15 किलोमीटर की दूरी के लिए अधिकतम 1050 घोड़े खच्चरों की संख्या तय की गई है। यात्रा मार्ग पर एक पशु मालिक को अधिकतम 2 घोड़े खच्चर संचालन की अनुमति होगी। देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ये सब फैसला लेना आवश्यक भी है, क्योंकि देखा जाए तो हम लोग इंसानों का ध्यान तो रख लेते हैं, इंसान खुद भी कह सकते हैं, लेकिन वो बेजुबान जानवर है। वो अपने यात्रियों को ऊपर तक सुगम यात्रा करने में मदद करते हैं। अगर बीमार रहेंगे तो किस प्रकार से उनकी सुविधा देखी जाएगी, इस कारण उन पर टैग लगाया जाएगा और अगर बीमार होंगे तो उनको अनुमति नहीं दी जाएगी कि ऊपर उनको जाया जाए। उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इवन उनके लिए टेम्पररी सुविधाओं के लिए उनकी हेल्थ की जांच करी जा रही है। इस प्रकार से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। गर्म पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जो भी चीज़ें आती हैं उन पर उनको पूरा तरह से ध्यान रख के उनकी व्यवस्था अच्छी। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जहां केदारनाथ यात्रा में 5000 घोड़े खच्चरों को ही संचालित सिर्फ किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब में 1050 घोड़े खच्चरों को ही संचालित किया जाएगा सेवा में। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें क्योंकि पिछली बार जिस तरह से घोड़े खच्चरों की भी चारधाम यात्रा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनको सही पुष्टाहार नहीं मिल पाया था,
उनको जो उनके जो घोड़ा खच्चर चलाने वाले जो लोग हैं वो लोग उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ बीमार घोड़ा खच्चर थे, उनको बीमारी की हालत में भी उनसे भर्ती करवाया गया, काम करवाया गया, उनको वहाँ घोड़े खच्चरों की सेवाएं दी गई और ऐसे में उनको विश्राम भी नहीं करने दिया गया था। ऐसे में तमाम पशु जो घोड़े खच्चर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बार पशुपालन विभाग की ओर से इस पर गंभीरता दिखाते हुए जहां एक और पिछली बार ही नीति तय कर दी गई थी, उसमें जो उनके लिए जो उनके भोजन की व्यवस्था है, चाहे वो चारे की व्यवस्था हो, भूसे की व्यवस्था हो, वो पर्याप्त मात्रा में की गई है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, 3 बेड काम के लिए वहां पे बनाया गया और साथ ही साथ गाइडलाइन भी जारी की गई है कि जो घोड़ा एक दिन में एक बार ही यात्रा पर जाएगा, एक दिन में 2 राउंड नहीं लगाएगा, एक बार जाएगा और एक बार ही आएगा, चाहे वो हेमकुंड हो, चाहे वो केदारनाथ हो या फिर यमुनोत्री मार्ग पे हो। इन सभी जगहों के लिए एक विशेष गाइडलाइन जारी की गई थी। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उसमें संशोधन भी किया गया था कि जो भी घोड़े खच्चरों के जो मालिक हैं जो इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे और उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर पिछली बार भी पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वहां पर भौतिक उसका परीक्षण किया था, स्थलीय परीक्षण किया था, सभी से वार्ता की थी। इस बार भी जो 4 धाम यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर वो पहले से ही मॉनिटरिंग कर रहे थे और वहां पर जाकर के स्थलीय निरीक्षण भी किया था। उसी के आधार पर गाइडलाइंस तय की गई है और उसमें सभी जो घोड़ा खच्चर मालिक हैं, जो लोग घोड़ा खच्चर का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं, उनके घर घर जाकर के जो वेटनरी की जो टीम है उसने वहां पर घोड़े खच्चरों का परीक्षण किया था। जो अस्वस्थ घोड़े थे उनको रिजेक्ट किया गया था, जो स्वस्थ घोड़े थे, चलने के लायक थे, उनको बाकायदा प्रमाण पत्र दिया गया था, प्रमाणित करके उनको जाने की अनुमति दी गई थी, उनका रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया गया था। और जो अस्वस्थ पाए गए थे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था, उसको 1 महीने का वक्त दिया गया था। अगर घोड़े खच्चर जो है वो जाने के लिए स्वस्थ हो जाते हैं तब उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हीं को जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी आधार पर ये नियम कानून जो भी बनाए गए हैं वो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और इससे कहीं न कहीं जो पशु क्रूरता के जो मामले हैं वो कम होंगे और जो घोड़े खच्चर हैं उनको भी वहां पर जो सुविधाएं मिल सकेंगी और उनके जो मालिक हैं, जो लोग इसका काम करते हैं, उनको भी इससे कहीं न कहीं राहत भी मिलेगी। ठीक है पवन, आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। तो वहीं देवरिया धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी पुस्तक विमोचन के दौरान कहा कि अधिकारियों की वजह से कई कार्य नहीं कर पाया और राज्य बनने के 23 साल बाद भी अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पाए। तो वहीं अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, राज्य में एक वर्क कल्चर लागू होना चाहिए। यदि धरातल पर कुछ भी घटित होता है तो सबसे पहले अधिकारी उन व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी बेलगाम और अभी हाल ही में हरीश रावत जी का भी एक बयान आया था उनकी किताब के विमोचन के अवसर पर और उन्होंने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने उनको चलने नहीं दिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री इतने बड़े नेता हैं। तो ये समस्या बनी हुई है। अधिकारियों से कैसे काम लिया जाए, अधिकारियों को कैसे नियंत्रित रखा जाए और जवाबदेह बनाया जाए, एक बड़ी चुनौती पूरे उत्तराखंड में जब से राज्य बना है तब से बनी हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि इस पर संपूर्णता में विचार होना चाहिए और प्रदेश का एक माहौल बने, एक वर्क कल्चर डेवलप हो ताकि अधिकारी अपनी जवाबदेही समझे और जनता के काम जिस प्रकार जनता चाहती है उस तरह से किए जा सके। क्योंकि जनप्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी रोज 2-4 होना पड़ता है और अधिकारियों को जवाबदेह तो बनाना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन, देखिए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हरीश रावत ने भी कहा है कि 23 साल बाद भी अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा है। पवन, आप तक आवाज जा रही है मेरी? चलिए ठीक है, फिलहाल पवन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी बीच आपको खबर बता दें कि देखिए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं और साथ ही पुस्तक विमोचन के दौरान ये कहा गया कि 23 सालों बाद भी अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कार्य को लेकर कोई
समय तय नहीं है और इसे लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। बद्रीनाथ धाम में मौसम का कहर लगातार जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया था और इसी के बावजूद बैकुंठ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण से बद्रीनाथ धाम शीतलहर की चपेट में आ गया है। लगातार हो रही बर्फबारी ने धाम का तापमान भी माइनस में कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ अब भी नजर आ रही है। गदरपुर के खंड विकास के सभागार में ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग के कर्मचारियों की एक बैठक हुई। इस दौरान पलायन निवारण आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एस नेगी ने बताया कि आज सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। तो वहीं इस बैठक में बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए गए और जनहित योजनाओं को पूरा करने के आदेश दिए गए और साथ ही पानी जैसी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के भी आदेश दिए गए। केदारनाथ धाम में आज भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए एक दिन के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेंगे। बीते दिनों जो यात्री केदारनाथ गए थे वे दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में
भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हो। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी न हो। पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड पुलिस सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, सुरक्षित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, किंतु साथ में सावधानी पूरी जरूर बरतें, क्योंकि आप एक अलग तरह की हाइट पे आ रहे हैं, 11,000 फीट पे आ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ मौसम बदला हुआ होता है, तो कृपया करके अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक करें। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बैठक में आए 13 प्रस्ताव विभाग का है, जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन की स्वीकृति जिसमें मिली है। ये काफी एम्बिशियस प्रोग्राम है। इसमें भी पुरुषोत्तम जी डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सर। जैसा आपको अवगत है कि यहाँ पर यूजुअली हमने गाय, भेड़, बकरी और पोल्ट्री में सब्सिडी बेस पर योजना चलाई है अभी तक। इस वजह से हमने कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना पाया है। सो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने पूरा एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन मिशन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल कंप्लीट करने में जो घोषणा किया था उसको पूरा करने की परिप्रेक्ष्य में इसमें हमने लेके आए थे। उसमें हमने हमारा 125 वेटनरी हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास वेटनरी हॉस्पिटल बनाने का इसमें प्लानिंग है, और 575 पशु चिकित्सालय को पूरा कंप्लीट करने की स्कीम है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हम इसमें लाभान्वित करेंगे। इसमें पहली बार खच्चर, घोड़ा खच्चर, इससे पहले कभी गवर्नमेंट स्कीम से नहीं दिया जाता था। इसमें हमने घोड़ा खच्चर को भी इस बार हमने शामिल किया है एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में। और ये पूरा इंटरेस्ट जो भी ब्याज लेगा उसका इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम है, उसके इंटरेस्ट पे 9% हम सरकार इंटरेस्ट पे अनुदान देगी। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव आए हैं, जहां 4 धाम यात्रा को भी लेकर पद बढ़ाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिकीकरण को भी लेकर और साथ ही साथ सिलिका सिंध की रॉयल्टी को भी कम कर दिया गया है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल प्रीति, आज की जो कैबिनेट की बैठक थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है, जिसमें 13 कुल प्रस्ताव इस कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक में रखे गए, जिस पर सर्वसम्मति से कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। जिसमें मुख्य रूप से पशु विभाग के जो तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे पशु सेवकों को भी उसका लाभ होगा, और उसके साथ साथ 4 धाम यात्रा पर जो पशु जो सेवा करते हैं, यात्रियों को ले जाने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी नियमावली में परिवर्तन किया गया है। साथ ही साथ जो नियोजन विभाग है, विभाग के तहत सेतु आयोग का गठन किया गया है, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, ये भी तय किया गया है। कौशल विभाग के तहत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विदेशों में जो युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए भी जो ट्रेनिंग दी जाएगी, इस पर मुहर लगी है। वन्य जीव निवारण प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाएगा, इस पर मुहर लगी है। और मानव और जंगली जानवरों के बीच जो संघर्ष है उसको लेकर के भी निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही जो बाजपुर चीनी मिल है उसके उच्चीकरण को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ ही जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं उनका जो चिकित्सा विभाग के जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं उसी के तहत NPA नॉन प्रैक्टिस अनाउंस 20% बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही साथ 4 धाम यात्रा प्रबंधन नियंत्रण संगठन इसका नाम दिया गया है, जो कि पहले यात्रा प्रबंधन संगठन के नाम से जाना जाता था।
और इसी में जो चारधाम यात्रा प्रशासन है, संगठन है, उसमें 11 पदों की बढ़ोतरी की गई, जो कि साल भर उन पदों पर वो जो नियुक्त किए जाएंगे कर्मचारी वो कार्य करेंगे। और इसके साथ ही इस बैठक से सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक में एक कैबिनेट मंत्री जो कि चंदन रामदास पिछले दिनों वो उनकी मृत्यु हो गई थी और उस पर शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। वहीं टिहरी में ग्रामीणों की विस्थापन की मांग को लेकर टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग लगातार जानबूझकर अड़चनें डाल रहा है, जिसके कारण ग्रामीण लगातार विस्थापन करने की मांग को लेकर पुनर्वास निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आज तक विस्थापन नहीं हो सका है। तो वहीं ग्रामीणों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। बांध प्रभावित संघर्ष समिति अध्यक्ष सोहन सिंह राणा ने कहा कि भटकंडा, उठड़ और सिल्ला उपो के ग्रामीण लंबे समय से अपनी परिसंपत्तियों के भुगतान की मांग को लेकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग ग्रामीणों को लगातार गुमराह करने में लगा हुआ है। चारधाम यात्रा में आज खराब मौसम और अलर्ट के तीसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम की यात्रा बर्फबारी और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक दिन के लिए रोकी गई है, लेकिन अन्य धामों में यात्रा सुचारू है। तो वहीं भूबैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। हेली से भी तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। खराब मौसम और बादलों के बीच आज चारधाम यात्रा की हेली जैसलमेर बद्रीनाथ के लिए नजर आई। पौड़ी में जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर कॉलेज में छापेमारी की। दरअसल हाल ही में इस कॉलेज में 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद पीएससी जवानों को भी शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कॉलेज में तैनात किया गया था, लेकिन कॉलेज छात्र पीएससी के जवानों के साथ भी उलझनों में पड़ने लगे और ऐसे में अब जिलाधिकारी आशीष चौहान स्वयं जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल चेकिंग के साथ ही कॉलेज कैंटीन में उन्होंने छापेमारी की। इस छापेमारी अभियान में कॉलेज हॉस्टल से शराब की बोतल के साथ ही चाकू समेत कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हम लोगों ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो कमियां पाई गई उन्हें तत्काल सुधारे जाने के लिए हम लोगों की तरफ से मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसमें उनके हॉस्टल में स्पेशली काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और जो खामियां मिली हैं उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए जाने उसके लिए भी मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए। साथ ही सीडीओ के स्तर पर मासिक रूप से उसे चेक किए, मासिक रूप से उनकी समीक्षा किए जाने और एसडीएम स्तर से निरीक्षण किए जाने हेतु भी हम लोग एक मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि वहाँ पे डिसिप्लिन और पढ़ाई के माहौल को बेहतर कर सकें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।